यह कहानी एक ऐसी दुनिया की होने वाली है जहां हर कोई मैजिक को खुलकर इस्तेमाल करता है, जैसे कि वह रोज की जिंदगी का एक हिस्सा हो। लोग मानते हैं कि मैजिक भगवान का तोहफा है और जो लोग मैजिक में अच्छे होते हैं उनकी समाज में उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है। लेकिन इसी दुनिया के किसी कोने में, जो कि गहरे जंगलों में है, एक ऐसा इंसान है जिसका होना ही इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है। हम बात कर रहे हैं मैश की, जो कि हमारी इस कहानी का हीरो होने वाले हैं। फिर हम मैश को देखते हैं जो कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है और आसानी से उन डंबल्स को उठा रहा है और अपने क्रीम पफ्स का आनंद ले रहा है। फिर हम रेग्रो बर्नडेट को देखते हैं जो कि मैश के पिता है। वह अपने बेटे के साथ एक जंगल में रहते हैं, दूसरे लोगों से काफी दूर। वह फिर सोचते हैं कि इस उम्र में अब उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती और उन्होंने स्ट्रेस से निपटने के कई तरीके भी सीख लिए हैं। मैश फिर घर में आता है, दरवाजे को उसकी जगह से अलग करके। रेग्रो गुस्से में आकर उससे डांटता है, लेकिन मैश उसे बताता है कि उसे याद नहीं था कि क्या करना है, दरवाजे को ढकाना है या उसे खींचना है। मैश माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे ठीक कर देगा। रेग्रो फिर शांत हो जाता है, लेकिन जब वह मैश को दरवाजा वापस लगाते हुए देखता है तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे डांटता है कि वह दरवाजा गलत तरीके से लगा रहा है। लेकिन मैश दरवाजे को मारते रहता सही से उसे लगाने के लिए, पर फिर वह उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। जब रेग्रो शांत हो जाता है तो वह मैश से पूछता है कि क्या उसने आज की ट्रेनिंग को खत्म किया है। मैश हाँ बोलता है, पर वह पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और वर्कआउट पर ही क्यों बेस्ड है। रेग्रो उसे बताना चाहता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया से अलग है और मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसे बताने की जगह वह उससे कहता है कि वह उसे कुछ समय बाद बताएगा। रेग्रो फिर बाहर निकल जाता है। मैश उसे बताता है कि उसे दरवाजा ठीक करने का तरीका आ गया है, लेकिन रेग्रो उससे डांटता है कि पहले वह सीखे कि दरवाजा खोलना और बंद करना क्या होता है। फिर रेग्रो मैश से कहता है कि कुछ भी हो जाए पर तुम शहर में कभी मत जाना। पर माश कहता है, सॉरी पर मैं अपने पेट की आवाज को माना नहीं कर सकता। जब रेग्रो बाहर निकलता है तो मैश शहर की तरफ चला जाता है। मैश शहर में पहुंचते ही देखता है कि यहाँ सभी अपने हाथों से काम करने वाले काम के लिए भी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वह एक क्रीम पफ की दुकान पर जाता है और 7 क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने सिक्कों को मोड़ देता है। मैश सॉरी कहता है और उन सिक्कों को फिर से सही करता है। दुकान वाला हैरान हो जाता है, लेकिन उससे क्रीम पफ्स बेच देता है। जब मैश वहां से निकलने वाला होता है तब हवा उसके हुड को उड़ा देती है और लोग उसके चेहरे को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे से कुछ गायब है। यानी उसके चेहरे से एक मार्क गायब है जो इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर होता है और उसकी मैजिक पावर्स के बारे में बताता है। फिर हम एक आदमी को अखबार पढ़ते देखते हैं जिसका नाम ब्रैड होता है। अखबार में वह देखता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी रेन एम्स है, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के दूसरे साल का छात्र। डिवाइन विजनरी एक ऐसा टाइटल है जो स्कूल के साल भर में सबसे ज्यादा स्टार पाने वाले छात्र को दिया जाता है, यानी जो मैजिक में सबसे ज्यादा योग्य हो। इस टाइटल के साथ रेन को नोबल होने का दर्जा भी मिलता है और उसे 1 बिलियन पैसे का इनाम और ब्यूरो ऑफ मैजिक में रोजगार भी मिलता है। ब्रैड उससे जलता है क्योंकि वह एक साधारण जिंदगी बिता रहा है। फिर हम एक बंधे हुए आदमी को देखते हैं जिसे काफी टॉर्चर किया गया है और वह माफी मांगता है कि उसने बस एक छोटी सी चोरी ही की थी। लेकिन ब्रैड उस आदमी पर गुस्से में है
क्योंकि उसके इस छोटे से जुर्म की वजह से उसे काम करना पड़ रहा है। फिर ब्रैड का फोन बजता है और उसे एक बच्चे के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है जो शहर में है और उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। जब मैं शहर में घूम रहा होता है, लोग उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। फिर मैश एक नशे में धुत हुए पुलिस ऑफिसर टेरी से टकरा जाता है और उसके यूनिफॉर्म पर क्रीम गिर जाती है। टेरी फिर मैश पर चिल्लाता है और मैश उसे एक क्रीम पफ ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि वह आधा खा चुका है, इस पर टेरी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्रीम पफ को जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद भी टेरी मैश पर चिल्लाता है और उससे पूछता है कि उसका यूनिफॉर्म वह कैसे साफ करेगा। मैश फिर उसकी यूनिफॉर्म को पकड़कर उससे छीन लेता है, कहते हुए कि वह इसे लेकर वॉश कर देगा। तभी ब्रैड वहां आ जाता है, जो सुन रहा है कि टेरी कुछ गड़बड़ कर रहा है, और मैश को देखकर उसे लगता है कि यह वही बच्चा है जिसकी रिपोर्ट आई थी। लेकिन ब्रैड मैश से कुछ पूछता उससे पहले ही रेग्रो भागकर वहां आता है और मैश को लेकर चला जाता है, अपने बेटे के लिए माफी मांगते हुए। ब्रैड इसे प्रमोशन का मौका समझता है और मैजिक से एक परिंदा बनाकर उसे इनके पीछे भेज देता है। फिर जब वे घर में वापस आते हैं, रेग्रो मैश को शहर जाने पर डांटता है। लेकिन मैश की शक्ल को देखकर रेग्रो को लगता है कि मैश सचमुच अपने काम के लिए शर्मिंदा है। सजा के रूप में वह उसे कहता है कि वह अपने सुबह का ट्रेनिंग रूटीन दोहराए। मैश सजा के लिए मान जाता है और रेग्रो को कुछ क्रीम पफ्स देता है। जब मैश अपनी सजा भुगतने निकलता है, तो रेग्रो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए भागता है ताकि मैश फिर से उसे तोड़ न दे। अब रेग्रो परेशान है मैश के लिए क्योंकि मैजिकल पुलिस ने उसके बारे में जान लिया है। ब्रैड को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और थोड़ी देर बाद ब्रैड, टेरी और एक और पुलिस ऑफिसर दीवार तोड़कर उनके घर में घुस जाते हैं। फिर हम मैश को देखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग जल्दी खत्म करता है और फैसला करता है कि वापस जाकर कुछ क्रीम पफ्स खाएगा। अपने रास्ते में मैश एक क्रीम पफ्स का गाना भी गाता है। वह दरवाजे पर रुक जाता है और सोचता है कि क्या उसे पुश करना है या फिर पुल करना है, लेकिन तभी वह अंदर से ब्रैड की आवाज सुनता है, जो जानता है कि रेग्रो ने माश को छुपा रखा है। ब्रैड कहता है, जो बिना मैजिक के पैदा हुए हैं, उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है और वह यहाँ इस दुनिया में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। फिर वह रेग्रो से पूछता है कि मैश कहाँ है, लेकिन रेग्रो ऐसा करता है जैसे कि उसे कुछ नहीं पता। ब्रैड उसे अपने मैजिक स्पेल से जमीन पर गिरा देता है। फिर ब्रैड उससे कहता है कि एक बिना निशान वाले व्यक्ति को छुपाना एक जुर्म है, लेकिन रेग्रो ब्रैड की बात को इग्नोर करता है। रेग्रो याद करता है कि उसके परिवार और बॉस ने उसे एक नकारा और बेकार व्यक्ति माना था क्योंकि उसका मैजिक कमजोर था। उसने खुद को बिल्कुल बेकार महसूस किया था और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन जब वह छत से कूदने वाला था, तब उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह देखकर समझ गया था कि वह बच्चा इसलिए अकेला था क्योंकि उस पर कोई निशान नहीं था, और जब उसने उस बच्चे को देखा तो महसूस किया कि वह भी उसी तरह अकेला है। जब बच्चा उसकी ओर देखकर हंसता है, तो रेग्रो ने पहली बार अपने जीवन में महसूस किया कि किसी को उसकी जरूरत है, और उसने कसम खाई कि वह उस बच्चे का बाप बनेगा। फिर हम ब्रैड को देखते हैं, जो उससे अभी भी मैश की लोकेशन पूछ रहा है। रेग्रो कहता है कि वह नहीं बताएगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि भले ही पूरी दुनिया हमें ना अपनाए, पर मैं मैश को बचा कर रहूंगा, और चिल्ला कर कहता है कि माश भाग जाए। ब्रैड तब समझ जाता है कि मैश अभी भी कहीं नजदीक है और अपने लोगों से उसे ढूंढने के लिए कहता है।
ब्रैड रेगरो को फिर पीटने लगता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेगरो चिल्ला रहा होता है तो ब्रैड उस पर एक पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने का फैसला करता है। तभी मैश दरवाजा तोड़कर वहां आता है, एक पुलिस ऑफिसर को मारते हुए। टेरी मैश के सामने खड़ा होता है, लेकिन मैश फिर से उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ देता है, उसे थप्पड़ मारते हुए और उसे बेहोश कर देता है। रेगरो हैरान होता है कि मैश भाग क्यों नहीं गया, और मैश कहता है कि वह एक ही परिवार है और रेगरो उसके लिए सब कुछ है। उसने बात ना मानने के लिए माफी मांगी। फिर मैश कहता है कि वह यहाँ आ ही गया है, तो अब वह मैजिक पुलिस को नर्क भेज देगा। ब्रैड हंसता है, सोचता है कि मैश बिना मैजिक के उसे कैसे हराएगा। टेरी भी मानता है कि मैश का कोई चांस नहीं है, और ब्रैड पहले ब्यूरो ऑफ मैजिक के सुरक्षा बल में था और रेगुलर मैजिक यूजर्स उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। ब्रैड फिर कहता है कि वह 30 सेकंड में ही इस लड़ाई को खत्म कर देगा और एक जादुई स्पेल का इस्तेमाल करता है। टेरी पहचान लेता है कि यह वही स्पेल है जिसने एक ड्रैगन को दूर भगा दिया था। ब्रैड फिर नालकॉम्पस, एक खतरनाक स्पेल, मैश पर शूट करता है। जब धुआं साफ होता है तो ब्रैड यह नहीं मान पा रहा था कि उसने देखा कि माश ने उसके स्पेल को बस एक थप्पड़ से नीचे गिरा दिया, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। ब्रैड फिर एक और ज्यादा शक्तिशाली स्पेल, नालकॉम्पस डाइगोरस की तैयारी करता है, लेकिन मैश फिर से उससे नीचे थप्पड़ मारता है। फिर ब्रैड इसे बार बार शूट करता है, लेकिन मैश एक वॉलीबॉल मूव का इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए, और जादुई गेंदों के साथ जगलिंग करता है। फिर मैश कुछ देर तक ब्रैड के जादू के साथ खेलता है। फिर मैश रेगरो की जादुई छड़ी को उठाता है। ब्रैड हैरान होता है क्योंकि मैश तो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ब्रैड एक सुरक्षित मैजिक सर्कल तैयार करता है, किसी भी जादुई हमले को रोकने के लिए। लेकिन मैश जादुई छड़ी को स्पीयर की तरह फेंकता है, ब्रैड के मैजिक सर्कल को आसानी से तोड़कर, और ब्रैड के चेहरे पर एक दाग छोड़ देता है, जो ब्रैड को हैरत में डाल देता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को जादुई छड़ी का ऐसे इस्तेमाल करते नहीं देखा था। मैश फिर उसे धमकाता है कि दोबारा उसकी फैमिली को धमकी देने की कोशिश ना करे, वरना वह उसे मार देगा। ब्रैड फिर उसे एक ऑफर देने का इरादा करता है, और अगर मैश इस ऑफर को स्वीकार करता है तो वह उसे और रेगरो को छोड़ देगा। फिर ब्रैड यह समझाता है कि हर साल एक अनोखा और ताकतवर छात्र डिवाइन विजनरी बनता है। ब्रैड मैश से कहता है कि वह एक मैजिक स्कूल में एडमिशन ले और डिवाइन विजनरी बन जाए। अगर वह यह करता है तो इसका यह मतलब है कि गॉड ने उसे चूज किया है और समाज भी उसको स्वीकार कर लेगा। ब्रैड यह भी बताता है कि उसे सिर्फ उस टाइटल के साथ आने वाले पैसे और इज्जत चाहिए। ब्रैड मैश को कहता है कि अगर वह यह ऑफर स्वीकार नहीं करता तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाएगा। मैश तो थोड़ा टफ और मजबूत है, वह शायद ठीक रहेगा, लेकिन रेगरो इतना मजबूत नहीं है। मैश फिर मान जाता है और कहता है कि वह करेगा क्योंकि उसे शांति चाहिए। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी एक प्रतिष्ठित स्कूल है जिसने मैजिक की दुनिया में कई महान जादूगरों को बनाया है। इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल है और सिर्फ 3% या उससे कम लोगों को ही यहाँ एडमिशन मिलता है, वह भी उन्हें जिनकी मैजिकल पावर्स काफी अच्छी होती है। क्लोड लूसी इस साल के कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें कुछ बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे भी दिखाई देते हैं। फिर उसको मैश को डंबल से एक्सरसाइज करते देखकर हैरानी होती है, और जब वह उसे इनविजिबल चेयर पे बैठे हुए और फिटनेस बुक पढ़ते हुए देखता है तो उसको और भी शौक लगता है। वह मान लेता है कि मैश जैसे लोग यह एग्जाम कभी पास नहीं कर सकते और उसका आज फेल होना तय है। फिर क्लोड सबके सामने आकर खुद को रिवील करता है,
बताते हुए कि आज का एंट्रेंस एग्जाम वही देखेगा। स्टूडेंट्स उसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर के रूप में पहचानते हैं और क्लोड को उसकी तारीफ सुनकर खुशी होती है। क्लोड बेंचेस और टेस्ट पेपर्स को मैजिकल तरीके से सम्मन करता है, लेकिन मैश यह देख बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। मैश कहता है कि वह टेस्ट पेपर्स और बेंचेस पहले से भी तैयार कर सकता था। यह सुनकर क्लोड इरिटेट हो जाता है। क्लोड फिर स्टूडेंट्स को 30 मिनट देता है टेस्ट पेपर्स भरने के लिए, लेकिन कैंडिडेट्स को सरप्राइज होता है जब वह देखते हैं कि क्वेश्चंस हिल रहे हैं। क्लोड ने टेस्ट पेपर्स के ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल किया होता है और एग्जाम पास करने के लिए उनको यह मैजिक खत्म करना होगा और क्वेश्चंस को सही तरीके से लाइन अप करना होगा। रेग्रो और ब्रैड को लगता है कि मैश का कोई चांस नहीं है इस एग्जाम में पास होने का। फिर जब मैश टेस्ट पेपर देखता है और क्वेश्चन से कहता है कि हिलना बंद करें। जब वे क्वेश्चंस अगला स्टेप लेते हैं तो मैश फेदर पेन को तोड़कर फिर कहता है कि अब फिर से हिलना बंद करें। डर के मारे क्वेश्चंस रुक जाते हैं और खुद को सही तरीके से लाइन अप कर लेते हैं। मैश अपना टेस्ट पेपर सबमिट करता है, जिससे क्लॉड को सरप्राइज होता है। इसके बाद फिर मैश अगला टेस्ट भी आसान तरीके से क्लियर करता है। एक बड़े पत्थर को अपनी उंगली लगाकर उड़ाता है और पानी पर दौड़ता है। क्लॉड यह देखकर यकीन नहीं कर पाता कि मैश अभी तक फेल नहीं हुआ है और वह अगला टेस्ट शुरू करता है। उसने एक मेज यानी भूल भुलैया बनाई है और स्टूडेंट्स से कहता है कि उन्हें इसे सॉल्व करना है। मेज में एक लड़की लेमन आरवाइन मैश के पास आती है और कहती है कि वह उसके साथ चले। मैश को यह समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन लेमन कहती है कि अगर वह साथ में काम करेंगे तो यह जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैश मान जाता है और दोनों मेज के गोल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी ही लेमन पर अटैक होता है और वह मैश से मदद मांगती है। लेमन फिर से कई ट्रैप्स में फंस जाती है और हमेशा मैश से मदद मांगती रहती है। मैश को लगता है कि यह बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है और वह यहाँ से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन फिर लेमन लेवियोस कफस स्पेल का उपयोग करके मैश के हाथ और पैरों में हथकड़ी लगा देती है। वह माफी मांगती है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन कहती है कि उसके पास एक वजह है जिसके लिए वह उसे गोल से दूर रखना चाहती है। मैश हथकड़ी से खुद को आसानी से फ्री कर लेता है और कहता है कि उसके पास भी एक वजह है, यह टेस्ट पास करने की, और फिर वह वहां से भग जाता है। फिर वहां एक बड़ा स्फिंक्स आ जाता है और लेमन से एक पहेली पूछता है। सुबह 4 पैर, दोपहर में 2 पैर, रात में 3 पैर वाला कौन सा जीव है? लेमन अपने मैजिक का उपयोग करके उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्फिंक्स उसकी छड़ी को मारता है और कहता है कि उसे पहले पहेली का जवाब देना होगा। लेमन सोचने लगती है, लेकिन समय खत्म हो जाता है और स्फिंक्स उसे सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेमन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद यह उसकी सजा है धोखा देने की। स्फिंक्स उस पर हमला करने को तैयार होता है, लेकिन मैश आकर उसे पंच मारता है, कह के पहेली में दिया गया जीव एक्सिस्ट ही नहीं कर सकता। लेमन हैरान होती है और पूछती है कि मैश ने उसे क्यों बचाया। मैश कहता है कि तुम्हारी वजह शायद मेरी वजह की तरह ही है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। लेमन फिर कहती है कि वह गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अब समय नहीं बचा। क्लॉड ने लेमन को रिक्रूट किया था मैश को रोकने के लिए, और अब वह खुश महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैश अब पास नहीं होगा। लेकिन फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि मेज के दीवार टूट रही हो। उसको यह समझ नहीं आता क्योंकि दीवार 1 मीटर मोटी होती है और सभी तरह के मैजिक से बचाई गई है। कुछ ही पल बाद मैश दीवार तोड़कर मेज से बाहर आता है।
दूसरे छात्रों को लगता है कि यह चीटिंग है और वे मैश को घर जाने के लिए चीयर करते हैं। लेमन फिर चिल्लाती है और कहती है कि यह मैश की गलती नहीं है। क्लोड लेमन को कहता है कि वह कुछ ना बोले और वह अपना वादा निभाएगा। लेमन रिवील करती है कि उसने मैश के रास्ते में आने का इरादा किया था जानबूझकर, ताकि वह गोल तक न पहुंच सके, और क्लोड ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वह मैश के रास्ते में आती है तो वह उसे पास करेगा। उसका परिवार गरीब है, इसलिए उसने अपने परिवार के लिए एग्जाम में पास होने की कोशिश की थी। और वह कहती है कि मैश के रास्ते में आने के बाद भी मैश उसे बचाने के लिए वापस आया और उसे शादी करने के लिए प्रपोज भी किया। मैश मना करता है यह कहने का। क्लोड कहता है कि वह एग्जामिनर है और अगर उसे किसी छात्र से नफरत है तो वो उसे फेल भी कर सकता है। लेकिन वह मान लेता है कि उसे गलतफहमी थी कि लेमन जैसे इंसान भी कुछ काम आ सकते हैं। फिर क्लोड कहता है कि वह दोनों को फेल कर रहा है और अगर वह चाहे तो उसके डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं। तब मैश आता है और क्लोड की जादुई छड़ी को तोड़ देता है, यह कहकर कि उसने अब अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तभी हेडमास्टर वॉलबर्ग वहां आते हैं और सबको चुप रहने का कहते हैं और बताते हैं कि लास्ट राउंड फाइनल इंटरव्यू होने वाला है और अब से वह यह एग्जामिनेशन संभालेंगे। वॉलबर्ग फिर कहते हैं कि पहले छात्र का फाइनल इंटरव्यू शुरू हो रहा है और जब ही मैश खुद को एक बड़े हॉल में टेलीपोर्ट हुआ पाता है जहां और भी कुछ मैजिक टीचर्स हैं। हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि मैश ने उनकी एकेडमी क्यों चुनी। मैश कहता है ताकि उसका परिवार शांति से रह सके। कुछ टीचर्स को यह जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन वॉलबर्ग इसे स्वीकार कर लेता है। वॉलबर्ग फिर पूछता है कि क्या यह सच है कि मेज में तुमने एक लड़की को बचाया जबकि तुम्हारा समय खत्म हो रहा था। मैश यह कन्फर्म करता है और वॉलबर्ग यह सुन हैरान होता है कि वह अपने टेस्ट में फेल होने के रिस्क का नहीं सोच रहा था। मैश फिर कहता है कि अगर वह यह नहीं करता तो उसको पछताना पड़ता। वॉलबर्ग हंसता है और कहता है कि मैश वह है जो सोचने से पहले ही काम करता है और यह नहीं देखता कि स्फिंक्स शायद ताकतवर हो या फिर वह दीवार तोड़ नहीं सकता। लेकिन मैश कहता है कि अगर उसने यह सब सोचा भी होता तो भी वह वैसा ही करता। वॉलबर्ग यह मानता है कि मैश अब तक दुनिया के तरीकों को नहीं जानता है और बहुत से जीव हैं जो मैश से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वह कहता है कि अगर उसके सामने वॉलबर्ग होता तो भी मैश क्या वही करता जो उसने लेमन के लिए किया था। वॉलबर्ग फिर अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे कुछ टीचर्स उसके पावरफुल मैजिकल से डर जाते हैं। मैश हैरान होता है और पूछता है कि यह क्या है। फिर वॉलबर्ग यह समझाता है कि यह एक प्राचीन मैजिक है जो टारगेट के सबसे प्यारे इंसान की आत्मा को एक गुड़िया में ट्रांसफर कर देता है। उसी वक्त रेगरो गिर जाता है और उसकी आत्मा गुड़िया में ट्रांसफर हो जाती है। वॉलबर्ग फिर यह समझाता है कि अगर उसकी छुरी उस गुड़िया को लगेगी तो उसकी आत्मा कभी नहीं वापस आएगी। मैश छुरी को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलती भी नहीं है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है। वॉलबर्ग यह देखकर सोचता है कि मैश अब क्या करेगा। मैश छुरी की ब्लेड को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। मैश फिर कहता है कि वॉलबर्ग वह मैजिक हमेशा के लिए नहीं रख सकता, मुझे बस यह जब तक पकड़ना है तब तक तुम्हारा मैजिक खत्म न हो जाए। फिर वॉलबर्ग कहता है कि शक्ति का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान या किसी की मदद की जा सकती है, सब उसके मालिक पर निर्भर करता है। उसने यह बताया कि कमजोर को बचाना और ताकतवर को कंट्रोल करना यह एक अच्छा काम है और उसको लगता है कि मैश में भी यह क्षमता है। वॉलबर्ग फिर अपना मैजिक खत्म करता है और मैश से माफी मांगता है कि उसने उसे टेस्ट किया।
मैश इस पर ध्यान नहीं देता और फिर अपने पहले सवाल का जवाब देने का फैसला करता है और कहता है कि अगर उसे वॉलबर्ग के साथ सामना करना पड़ता तो वह उसे अपने पंचों से बेहोश कर देता। टीचर्स इसे बेवकूफ़ी समझते हैं, लेकिन वॉलबर्ग मैश का एकेडमी में स्वागत करता है। फिर क्लासेस शुरू हो जाती है और मैश एक ऐसी क्लास में है जहां टीचर उन्हें ओप्टी आर्ट्स मैजिक दिखाती है जिससे लॉक खोल सकते हैं। लेकिन मैश अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके ही लॉक को तोड़ देता है। इससे टीचर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे मैजिक सीखना चाहिए था और उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। फिन मैश के पास बैठा होता है और सोचता है कि मैश किसी भी तरह का नुकसान कर सकता है और वह अब उसके साथ बैठना भी नहीं चाहता और उससे दूर रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद फिन अपने कमरे की ओर जाता है और सोचता है कि उसका रूममेट कौन होगा। जब वह अपने कमरे तक पहुंचता है और देखता है कि वहां दरवाजा ही नहीं है, तब मैश फिन के पीछे से दिखाई देता है जो दरवाजा पकड़े हुए है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिन को लगता है कि शायद मैश नॉर्मल है। लेकिन फिर मैश अपने हर एक मसल्स को इंट्रोड्यूस करता है जिससे फिन को शॉक लगता है कि मैश ने हर एक मसल्स को एक अलग नाम दिया हुआ है। फिन मैश से कहता है कि वह उससे कुछ भी पूछ सकता है। वह अपने आप को अच्छा दिखाने का सोचता है और शांत और नॉर्मल स्कूल लाइफ गुजारने का इरादा करता है। मैश फिर उससे पूछता है कि डिवाइन विजनी कैसे बनते हैं। फिन समझाता है कि उसे गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। टेस्ट होंगे जिसमें हर चीज का मूल्यांकन किया जाएगा और उसको गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे। उसको अपने ग्रेड्स भी अच्छे रखने होंगे, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैश को लगता है कि यह काफी सख्त है। उसने फिर फिन को एक क्रीम पफ ऑफर किया और फिन ने उसे स्वीकार किया। फिर मैश ने फिन से पूछा कि क्या वह उसे कल की क्लास के लिए एक झाड़ू उधार दे सकता है, क्योंकि वह ब्रश लेकर आया था, सोचकर कि वह एक झाड़ू है। फिन को यह यकीन नहीं हो रहा था कि मैश ने ब्रश को एक झाड़ू कैसे समझ लिया, लेकिन फिर वह मान जाता है उसे एक झाड़ू उधार देने के लिए। अगले दिन क्लास के दौरान टीचर बताती है कि आज उन्हें सीखना होगा कि कैसे झाड़ू को उड़ाते हैं। उन्हें अपनी मैजिक ऊर्जा को झाड़ू में चैनल करना होगा और उसे फ्लाई कहकर उड़ाना होगा। इसके बाद उन्हें उस पर बैठना होगा और मैजिक को रेगुलेट करके इसे उड़ाना होगा। स्टूडेंट्स एक के बाद एक अपने झाड़ू को फ्लाई करने में कामयाब होते हैं, लेकिन मैश का झाड़ू हिल भी नहीं रहा होता। एक स्टूडेंट मैश का मजाक उड़ाता है और कहता है वह उनकी क्लास की इज्जत को खराब कर रहा है। मैश फिर जमीन पर पैर मारकर झाड़ू को अपने हाथ में बुलाता है और उसे उड़ने यानी फ्लाई करने को कहता है। छात्र हैरान है, लेकिन कहता है कि मैश ने चीटिंग की है क्योंकि झाड़ू के ऊपर उड़ जाने से पहले ही उसने कमांड दिया था। टीचर फिर बताती है कि अब उन्हें यह टेस्ट करना होगा कि कितनी तेजी से वह अपनी झाड़ू को उड़ा सकते हैं। इसे सुनते ही एक स्टूडेंट फैसला करता है कि वह मैश को रेस में चैलेंज करेगा और जो हार जाएगा वह जीतने वाले की हर बात मानेगा जब तक वह यहाँ होंगे। मैश और छात्र रेस के लिए लाइन अप होते हैं। छात्र अपनी झाड़ू राइडिंग स्किल्स में कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने इसे मिडिल स्कूल से ही करना शुरू कर दिया था। टीचर मस्त को पहचान लेती है कि यह वही है जिसने कल लॉक तोड़ा था और वह सोचती है कि क्या मैश झाड़ू उड़ाना सीख भी पाएगा। स्टार्ट सिग्नल देने पर मैश को सिर्फ एक पल लगता है रेस को खत्म करने में, जिससे उसके अपोनेंट को शॉक लगता है। टीचर भी हैरान हो जाती है क्योंकि यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाकी छात्र भी सरप्राइज होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं दिख पाता कि क्या हुआ। फिन इसे साफ से देखता है। जब टीचर ने स्टार्ट सिग्नल दिया, मैश ने अपनी झाड़ू को छोड़ा
फिर तुरंत उसके पीछे कूद गया और अपनी स्पीड को कम करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया। उस स्टूडेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि मैश ने उसे हरा दिया, और जब मैश उसे थोड़ा सा दुखी देखता है तो वह डिसाइड करता है कि वह यह शर्त छोड़ देगा। स्टूडेंट गुस्से में होता है, लेकिन लॉयड कैविल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे चुप करता है और उसके दोस्त की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि ल्योड मैश से बात कर रहा है और सब समझते हैं कि ल्योड अब मैश को निशाना बनाएगा और उसे अपना पहला शिकार बनाएगा। ल्योड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और मैश से पूछता है कि क्या वह उसका दोस्त बनना चाहेगा। मैश उसके नाम को गलत समझ लेता है, जो लॉयड को परेशान कर देता है। टीचर फिर उन्हें याद दिलाती है कि वह क्लास के बीच में है, और फिर लॉयड मैश को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसे कहता है कि वह स्कूल के बाद यहाँ आए और उससे मिले। फिर ल्योड अपने दोस्त को स्कूल के पीछे लेकर जाता है और उसे मार मार कर कहता है कि वह हार कैसे गया। मैश, जो कि फिन के साथ है, सोचता है कि ल्योड कौन है। फिन बताता है कि लॉयड एक ऐसा छात्र है जो मिडिल स्कूल से यहाँ पढ़ रहा है। मैश को हैरानी होती है कि सभी उससे क्यों डरते हैं। फिन बताता है कि ल्योड ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वह उसे सस्पेंड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद मैश क्रीम पफ्स बनाता है और उसे लगता है कि वह कुछ भूल गया है। इसी बीच ल्योड गुस्से में होता है क्योंकि मैश उससे मिलने नहीं आया। अगले दिन क्लासेस के बीच मैश अपनी किताब को खराब हालत में पाता है। ल्योड फिर मैश के पास आता है और पूछता है कि कल वह क्यों नहीं आया। मैश माफी मांगता है और कहता है कि वह क्रीम पफ्स बना रहा था और आना भूल गया। फिर ल्योड सुनता है कि मैश डिवाइन विजनरी बनने के लिए ट्राई कर रहा है और बताता है कि वाइस प्रिंसिपल उसका अच्छा दोस्त है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैश यह सुनकर खुश हो जाता है और ल्योड की बातों को मानने लगता है। उसके लिए चीजें उठाता है, जूते साफ करता है, मैसेज देता है और भी बहुत कुछ करता है। फिर अगली क्लास में मैश अपनी दूसरी किताब भी खराब हालत में पाता है। वह अपने दोस्त फिन से पूछता है कि क्या वह उसकी किताब में देख सकता है। फिन उसे कहने की कोशिश करता है कि वह किसी और से पूछे, लेकिन मैश सुन नहीं रहा होता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर मैश उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे झाड़ू भी उधार दी थी, और फिर वह उसे कुछ क्रीम पफ्स भी देता है और कहने लगता है कि ऐसे दोस्त होने का कुछ अलग ही मजा है। बाद में ल्योड ज़मीन पर पानी गिराता है और कहता है कि मैश को इसे साफ करना है। मैश तैयार हो जाता है, लेकिन फिर ल्योड वहां से चला जाता है, अपने दोस्तों को कहकर कि उसे यह टीचर पसंद नहीं है और वह वाइस प्रिंसिपल से उसे निकलवाने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर बाद ल्योड फिन से कहता है कि वह अब किताब खराब करने से बोर हो गया है और कहता है कि अब वह मैश के कपड़े जला दे। फिन उसे कहता है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकता। ल्योड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि फिन ने गलती की है और अब उसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वह अपने जादू का इस्तेमाल फिन पर करता है। फिर हम मैश को देखते हैं, जिसने फिन की किताब गलती से ले ली थी, इसलिए वह उसे वापस देने के लिए इधर-उधर भटक रहा होता है। फिर वह फिन को खून बहाते पाता है, क्योंकि ल्योड ने अपने जादू से उसे जमीन पर गिरा दिया था। मैश हैरान हो जाता है और पूछता है, यह तुम क्या कर रहे हो? ल्योड बताता है कि वह फिन से माफी मंगवा रहा है। मैश फिर फिन को चेक करता है, लेकिन फिन कह देता है कि वह ठीक है। फिन फिर रोता है और कहता है कि उसने ही मैश की किताब बिगाड़ी थी और उसको माफ कर दे, क्योंकि मैश ने उसे एक अच्छा दोस्त कहा था। फिर ल्योड मैश से ऐसे ही माफी मांगने को कहता है।
फिर मैश ल्योड के पास जाता है और उसके सिर को पकड़कर जमीन पर मार देता है। हुए कहता है कि माफी उससे मांगनी चाहिए। फिर फिन कहता है कि मैश सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन मैश सोचता है कि शायद यह सही में एक बड़ी बात हो सकती है और शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। फिर वाइस प्रिंसिपल फरमन क्रेगोस वहां आते हैं और कहते हैं कि मैश ने कुछ गलत किया है। फरमन बताता है कि ल्योड के पिताजी ने अपने बेटे की देखभाल उस पर सौंप दी थी और उसने यहाँ सब कुछ होता हुआ देखा है। फरमन स्कूल कॉन्फ्रेंस बुलाएगा जिसमें मैश और फिन के रोल्स के बारे में बात होगी। फरमन उन्हें बेवकूफ कहता है और समझाता है कि उनका एक अलग सोशल स्टेटस है जिसकी वजह से उन्हें अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। मैश फिर आगे आता है और फरमन के चेहरे पर अपने घुटनों से मारता है। मैश यह कहता है कि फरमन बात को समझना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसे यह करना पड़ा। फरमन कहता है कि वह उसे आसानी से स्कूल से बाहर कर देगा और फिर लेपियोस ओगा स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मैश मिट्टी उसके चेहरे पर चिपका देता है। जब फरमन परेशान होता है कि अब मिट्टी कहाँ से आ गई, तब मैश एक बड़ा गड्ढा खोदता है, फरमन को उठाता है और उसमें डाल के दफनाने लगता है। फरमन कहता है कि वह इससे बच नहीं पाएगा। मैश फिर उसे दफनाने लगता है। तभी फरमन उससे रोता हुआ कहता है कि वह रुक जाए, अब वह उसे एक्सपेल नहीं करेगा। फिर अगले दिन मैश को वॉलबर्ग बुलाता है, जो कहता है कि मैश को पता होगा कि वह यहाँ क्यों है। मैश गैस करता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसने बिना पूछे किचन में क्रीम पफ्स बनाए होंगे। वॉलबर्ग बताता है कि असल में वजह यह है कि मैश ने ल्योड को मारा और फिर फरमन को दफनाने की कोशिश की। फिर वह कहता है कि क्योंकि ब्यूरो ऑफ मैजिक इसे एक समस्या मानता है, इसलिए उन्होंने वॉलबर्ग को मैश को तुरंत एकेडमी से निकालने के लिए एक नोटिस भेजा है। वॉलबर्ग बताता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक देश की सबसे ऊंची कानूनी ताकत है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइन विजनरीज से चलती है। वॉलबर्ग यह भी कहता है कि मैश को पता होगा कि ल्योड ब्यूरो के एक हाई रैंकिंग सदस्य का बेटा है और उसने कुछ गलत किया है। लेकिन वॉलबर्ग को लगता है दुनिया में ऐसे ज्यादा परवाह करने वाले लोग और भी ज्यादा गलत है। इस पर वह मैश के एक्सपल्शन नोटिस को जला देता है। वॉलबर्ग को दुनिया की हालत की चिंता है, इसलिए उसने कुछ सालों पहले इस पद को अपना लिया था। मैश जैसे कुछ लोग हैं जो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और कुछ अच्छा काम करते हैं। वॉलबर्ग चाहता है कि काश ऐसे लोग एक दिन डिवाइन विजनरी बन जाएं, जो लोगों की इच्छाएं ध्यान से सोचकर पूरी करें। मैश कहता है कि वह पहले से ही डिवाइन विजनरी बनने की दिशा में बढ़ चुका है। वॉलबर्ग बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए उसे इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनना होगा और उसे स्कूल वर्क और एक्टिविटीज के जरिए कॉइन्स इकट्ठा करना पड़ेगा। वॉलबर्ग कॉइन्स के बारे में और भी बताता है, लेकिन जब वह देखता है कि मैश ज्यादा जानकारी देने की वजह से बेहोश हो गया है, तब वह कहता है कि मैश को कॉइन्स इकट्ठा करना होगा और वह खुद वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ डील कर लेगा। मैश के जाने के बाद वॉलबर्ग खुद से कहता है कि मैश को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे विश्वास है कि मैश उससे पार कर लेगा। मैश को सजा नहीं मिली, ल्योड और फरमन को हराने के लिए, और दूसरे छात्रों ने उसे चीयर किया। तभी टॉम नोल्स ने मैश के पास आकर उसे एडलर डॉम को डुएलो मैच में रिप्रेजेंट करने का ऑफर दिया। जब टॉम आया तो सारी लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और एक्साइटेड हो गई। सभी बोल रहे थे कि वह लास्ट ईयर का डुएलो मैच का एमवीपी है। मैश को समझ नहीं आ रहा था कि डुएलो क्या होता है, तो टॉम ने उसे समझाया कि यह एक गेम है जिसमें झाड़ू का इस्तेमाल होता है और यह मैजिक की दुनिया का नंबर 1 खेल है। मैश ने कोशिश की उसे समझाने का कि उसे झाड़ू उड़ाना नहीं आता,
लेकिन टॉम सुनने को तैयार नहीं था और बार-बार उसे कन्विंस कर रहा था कि वह खेल में शामिल हो। और फिर उसने बताया कि गेम कल है। मैश ने मना करने की कोशिश की, लेकिन टॉम कुछ सुनना नहीं चाहता था और बस उसे गेम खेलने के लिए राजी कर रहा था। मैश को समझ आया कि टॉम उससे भी ज्यादा बड़ा वाला गधा है। अगले दिन एडलर डॉम बनाम लैंग डॉम का गेम शुरू होता है। जब गेम चल रहा था, दर्शकों ने नोटिस किया कि मैश झाड़ू पर नहीं चढ़ा हुआ है। मैश ने फिर कोशिश की सबको समझाने की उसे झाड़ू उड़ाना नहीं आता, लेकिन दर्शक उस पर चिल्लाने लगे और उस पर चीजें फेंकने लगे।